हाय दोस्तों, वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं ये कहानी का भाग 7वां लेकर आई हूँ। तो हम बिना देरी के स्टोरी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको स्टोरी अच्छी लग रही हो और आपको इसी तरह की स्टोरी चाहिए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आरंभ अपने शख्स को देखते हुए बोला, सुना है खून का असर बहुत गहरा होता है, लेकिन आज देख भी लिया। मुबारक हो अमर प्रताप सिंह, इस मामले में तेरा बेटा बिल्कुल तेरे ऊपर गया है, बोलकर उसने सोफा पर रखी हुई अपनी शर्ट उठाई और उसे पहनने लगा। आरंभ अपने शर्ट के बटन बंद करते मिरर के सामने खड़ा था। तभी उसकी नज़र बाहर से अंदर आती हुई केसर के ऊपर पड़ी, जो कॉफ़ी लेकर अंदर ही आ रही थी। ये देखते ही उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। आरंभ ने कुछ पल केसर के चेहरे की तरफ देखा और फिर अपनी शर्ट के अगले ही पल उसने अपनी शर्ट के कुछ बटन्स तोड़ दिए। आरंभ केसर को आवाज़ देते हुए बोला, हुक्म रानीसा, हमारे पास आए। केसर कॉफ़ी की ट्रे टेबल पर रख कर उसके पास गई और बोली, जी हुक्म साहब। आरंभ ने बिना कुछ बोले अपने हाथ को उसके आगे किया, जिसमें उसके शर्ट के कुछ बटन्स टूटे हुए थे। केसर धीरे से बोली, अब ये कैसे टूटे? बोलते हुए उसने आरंभ को देखा। आरंभ अपने हाथ बालों में फेरते हुए बोला, अब ये हमें कैसे पता होगा? हमने थोड़े ही ना तोड़े हैं। केसर धीरे से बोली, अरे लेकिन हमने कब कहा कि आपने तोड़े हैं? हम बस आपसे पूछ रहे थे, बट इट्स ओके, हम आपके लिए दूसरी शर्ट निकाल देते हैं। ये बोलकर वो कबर्ड के पास आई और दूसरा शर्ट निकालकर आरंभ के पास आ गई। आरंभ ने घूर कर केसर को देखा। केसर आरंभ की तरफ वो शर्ट बढ़ाकर बोली, आप ये पहन लीजिए। आरंभ ने उसे घूरते हुए अपनी पहले वाली शर्ट के निकाली हुई दूसरी पहन ली। केसर ने अपना सर ना में हिलाया और जाने के लिए मुड़ी। वो हल्की सी आगे बढ़ी ही थी कि तभी उसके कदम एकदम से रुक गए। उसने एकदम से मुड़कर आरंभ को देखा, जिसने उसकी साली का पल्लू पकड़ा हुआ था। आरंभ ने बिना बोले दोबारा से अपने हाथ आगे कर दिए, जिसमें उसके शर्ट के 2 बटन टूटे हुए थे। केसर अपनी कमर पर हाथ रख आरंभ को घूरने लगी। वही आरंभ अपनी आंखों में शरारत लिए उसे ही देख रहा था। केसर आरंभ उसे घूरते हुए कबर्ड के पास आई और फिर उसके लिए एक और शर्ट लेकर आई। आरंभ ने दोबारा केसर को घूर कर देखा और फिर उसके हाथ से वो शर्ट लेकर उसके सामने ही उसके सारे बटन तोड़ दिए। केसर उसे मुंह खोलकर हैरानी से देख रही थी और आरंभ अपने चेहरे पर विनिंग स्माइल लिए उसे ही देख रहा था। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था केसर को परेशान करने में। केसर दोबारा कबर्ड के पास आए और फिर से उसके लिए एक और शर्ट लेकर आए। इस बार भी आरंभ ने उसके सामने ही सारे बटन तोड़ दिए। ऐसे करते करते उसने करीब 5 शर्ट के सारे बटन तोड़ दिए थे। केसर रोनी सूरत बनाते हुए फिर से कबर्ड के पास गई और उसे एक ब्लैक शर्ट लेकर आई। उसने उसे आरंभ के हाथ में रख दिया और उसके सामने अपने हाथ फोड़कर खड़ी हो गई। केसर आरंभ को अपनी नीली आंखों से घूर रही थी, मानो उसे वार्निंग दे रही हो कि इस बार अगर आपने शर्ट के बटन तोड़कर दिखाए तो फिर वो उसे अच्छे से बताएगी। आरंभ अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए उसे शर्ट लेकर पहनने लगा। उसकी आंखों में देखते ही केसर की आंखें छोटी हो गई। वो आरंभ के करीब गई और एकदम से आरंभ के कॉलर को पकड़कर उसे अपने करीब कर लिया। उसके ऐसा करते ही आरंभ की आंखें बड़ी हो गई। उसने केसर को देखा, जो उसके कॉलर को ठीक करते हुए शर्ट के बटन लगा रही थी। आरंभ ने उसके कमर को अपने हाथों से घेर लिया और अपने करीब कर लिया। केसर का सर आरंभ के शर्ट के बटन लगा रही थी और आरंभ उसके कमर में अपने हाथ लपेटे उसके खूबसूरत से चेहरे को देख रहा था। उसे तो पता ही नहीं चला कि इन दिनों उसके साथ क्या क्या हो रहा था। जब भी वो इस लड़की के आसपास होता था, ये उसे सुकून का एहसास करवाती थी। इस वक्त केसर आरंभ के बेहद करीब थी। उसकी झुकी हुई पलकें आरंभ की आंखों के सामने थी। वो गौर से उसकी उस झुकी हुई पलकों को देख रहा था। उसका छोटा सा वो गोल चेहरा, वो छोटी सी नाक, वो पलकें और वो प्यारे से होठ। आरंभ अपनी पकड़ केसर की कमर पर मजबूत करते हुए अपने मन में बोला, इस रूप से जुल्फ़े हट जाने दो, अपनी आँखों की जान पी जाने दो। मज़ा आने लगा है जीने में। ये दिल है जो धक धक का शोर करता है, क्योंकि आप धड़कती हो हमारे सीने में। बोलते हुए आरंभ ने
देखा। केसर के बाल उसके चेहरे पर बार बार आ रहे थे और उसके होठों को छू रहे थे। आरंभ ने उसके बालों को चेहरे से धीरे धीरे साइड कर कान के पीछे टक किया और एकटक उसे ही देखने लगा। इस बीच आरंभ के हाथ केसर के होठों को छू गए थे। केसर एकदम से अपना सर उठाकर उसे देखने लगी। आरंभ धीरे से उसकी तरफ झुका और उसके माथे पर अपना होठ रख दिया। केसर की आंखें खुद ब खुद बंद हो गई। कुछ पल बाद उसने अपनी आंखें खोली, जिसमें इस समय बहुत सारे इमोशन दिखाई दे रहे थे। आरंभ उसकी आंखों में देखने लगा। केसर धीमी सी आवाज़ में बोली, हो गया और अब आप हमें छोड़ दीजिए, आपकी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। आरंभ वैसे ही बोला, हो जाने दीजिए, किसे फ़र्क पड़ता है। केसर अपनी नज़रें आरंभ से चुराते हुए बोली, आपको ऑफिस भी जाना है। आरंभ केसर को अपने करीब करके बोला, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर हम एक दिन थोड़ी देर से ऑफिस चले जाएंगे तो। केसर चिढ़ते हुए बोली, हुकुम सा। आरंभ अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोला, हुक्मरानी साहब। ये सुनते ही केसर ने एकदम से उसकी आंखों में देखा और फिर अपना मुंह फुलाते हुए बोली, आप हमें परेशान कर रहे हैं ना। बोलते हुए उसने रोनी सूरत बना ली। आरंभ केसर के चेहरे पर झुककर बोला, बहुत जल्दी पता चल गया आपको। ये सुनते ही केसर का मुंह फूल गया, उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। वो ज़बरदस्ती अपने कमरे से आरंभ का हाथ हटाने लगी। तभी उसकी चोट वाली हाथ में एकदम से तेज दर्द हुआ। आह चिल्लाते हुए केसर ने अपना हाथ पकड़ लिया। उसके अपने हाथ में दर्द हो रहा था। आरंभ जल्दी से केसर के हाथों को अपने हाथ में लेकर बोला, हिलिए मत, हमें देखने दीजिए क्या हुआ। आरंभ ने केसर को वहीं सोफे पर बैठा दिया और उसकी चोट को चेक करने लगा। आरंभ धीरे से बोला, ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या। केसर ने हाँ में सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गई थी। आरंभ केसर के आंसू साफ करते हुए बोला, आई थिंक आपने अपना हाथ ऊपर किया, इससे आपके मसल्स खिंच गए हैं। केसर आरंभ को अपने लिए परेशान होते देख रही थी। आरंभ ने उसकी नज़रें अपने ऊपर महसूस की तो वो अपना सर ऊपर करके उसे ही देखने लगा। दोनों के चेहरे इस वक्त एक दूसरे के बेहद करीब थे। आरंभ केसर के चेहरे पर आ रहे बालों को उसके कान के पीछे करते हुए धीरे से बोला, आपको पता है हुक्मरानी साहब, आपकी ये आंखें बहुत खूबसूरत है। बोलते हुए उसकी नज़र केसर की आंखों से होते हुए एकदम से उसके होठों पर चले गए और उसने वापस उसकी आंखों की तरफ देखा। वहीं आरंभ की इस बात को सुनते ही केसर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके दोनों गाल लाल एकदम से हो गए। केसर इधर उधर देखते हुए बोली, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस वक्त केसर की धड़कनें इस कदर बड़ी हुई थी जो आरंभ भी साफ साफ महसूस करता था और सब कुछ सुन भी सकता था। आरंभ हल्का सा मुस्कुरा कर बोला, लेकिन आपकी धड़कन तो कुछ और ही कह रही है। हुक्मरानी साहब। ये सुनते ही वो इधर उधर देखने लगी, क्योंकि उससे आरंभ की आंखों में नहीं देखा जा रहा था। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गाल पर अपनी 2 उंगली रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। आरंभ केसर को देखते हुए धीरे से बोली, नज़रें हम पर। यह सुनते ही केसर ने झटके से अपनी नज़रें उठाकर आरंभ को देखा। उन दोनों की नज़र जैसे ही मिली, केसर की पकड़ अपनी साड़ी पर फंस गई। उसकी पूरी बॉडी गूज़बम्प से भर चुकी थी। इस वक्त आरंभ की आंखें बेहद लाल थी। केसर आरंभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और इस वजह से उससे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। केसर ने अपने निचले होठ को बाइट किया। तभी उसकी नज़र एकदम से आरंभ के होठों की तरफ चली गई। आरंभ धीरे से बोला, यू कैन। ये बोलते हुए आरंभ ने एकदम से केसर को अपने करीब कर लिया। आरंभ की बातों का मतलब समझते ही केसर की सांस तेज हो गई। उसने एक नज़र उसकी आंखों की तरफ देखा और फिर हल्के से आगे बढ़कर अपने लिप्स आरंभ के लिप्स पर रख दिए। आरंभ ने भी अपनी बाहों में केसर को जकड़ लिया और अगले ही पर उसके होठों को अपने होठों में भर लिया और उसे डीपली स्मूच करने लगा। केसर ने कसकर अपनी आंखें बंद की और उसने आरंभ के शर्ट
शर्ट को अपनी मुट्ठी में कस लिया। उन दोनों के होठ आपस में उलझे हुए थे। आरंभ का एक हाथ केसर के बाल में था और वहीं उसका दूसरा हाथ उसकी कमर को सहला रहा था। कुछ ही पलों में केसर की सांसें उखड़ने लगी। आरंभ ने जैसे ही ये महसूस किया, उसने खुद को केसर से अलग कर दिया और उसके चेहरे को देखने लगा, जो कि लाल हो गया था। केसर ने भी अपनी सांसों को संभालते हुए अपनी आंखें खोली और आरंभ को देखने लगी। दोनों के होठों के आसपास सलाइवा लगा हुआ था। आरंभ केसर के होठों को सहलाते हुए उसकी आंखों में देख रहा था। तभी आरंभ का फ़ोन एकदम से बजा। केसर ने एक नज़र आरंभ के फ़ोन को देखा और फिर आरंभ को, जिसका कोई मूड नहीं था कॉल पिक करने का। केसर धीरे से बोली, हुक्म सा, आपका फ़ोन बज रहा है। बोलते हुए उसने आरंभ के फ़ोन की तरफ इशारा किया। आरंभ ने अपने फ़ोन को देखा और फिर केसर के चेहरे को। आरंभ केसर के माथे को चूमकर बोला, आप नीचे जाकर हमारा वेट कीजिए, हम थोड़ी देर में आते हैं, फिर हम आपको राजमहल ड्रॉप कर देंगे। केसर उसकी पलकें झपकाते हुए बोली, ओके। आरंभ ने एक बार फिर से उसके फोरहेड पर हल्के से किस किया और फिर वहाँ से बालकनी की तरफ चला गया। आरंभ ने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से मल्हार बोला, हुक्म सा, अमर प्रताप सिंह तक रुद्र के गायब होने की खबर पहुंच चुकी है। ये सुनते ही आरंभ के होठों पर तिरछी स्माइल आ गई। आरंभ धीरे से बोला, तड़पने दो उसे मल्हार, वो जितना तड़पेगा हमारे दिल को उतना ही सुकून मिलेगा। दूसरी तरफ से मल्हार जल्दी से बोला, हुक्म सा, एक बात हमें समझ नहीं, आप चाहते तो रुद्र को आसानी से मार सकते थे, फिर ये सब करने का क्या ही मतलब। आरंभ अपने सामने का नज़ारा देखते हुए बोला, एक बाप का सबसे बड़ा जख्म होता है अपने औलाद को अपने नज़रों के सामने तड़प तड़प कर मरते देखना, और हम वो तड़प उस अमर प्रताप सिंह के चेहरे पर देखना चाहते हैं। मल्हार धीरे से बोला, समझ गया हुक्म सा कि आप कहना क्या चाहते हैं। आरंभ बिना किसी भाव के बोला, इस वीक में हम उस रुद्र को इस हद तक दर्द देना चाहते हैं कि वो ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि आखिर उसने गलती हुई कहाँ उससे। और यकीन मानिए, हमने उन्हें किसी की सज़ा देने की पूरी राजस्थान कांप उठेगा। आरंभ ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा और कॉल कट कर दिया। फ़ोन को वापस अपनी जेब में रखते हुए आरंभ सामने की ओर देख रहा था। उसकी आंखों में कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर वो बहुत कुछ सोच रहा था। उसकी आंखों के सामने वो नज़ारा बार बार आ रहा था जब रुद्र ने केसर को अपनी गंदी नीयत से छूने की कोशिश की थी। आरंभ ने अपनी पकड़ रेलिंग पर कसी और कुछते हुए बोला, हुक्म रानी सा की आंसुओं की कीमत तुम्हें देनी पड़ेगी रुद्र प्रताप सिंह। कुछ देर बाद आरंभ वापस कमरे में आया। तभी उसे बाथरूम से आवाज़ आई और वहाँ चला गया। वो अंदर केसर वॉश बेसिन के पास खड़ी होकर वॉमिटिंग कर रही थी। आरंभ केसर को ऐसे देखकर परेशान हो गया। केसर ने अपना चेहरा धोया और पलटकर आरंभ की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा मुरझा गया था और वह बहुत थकी हुई भी दिख रही थी। आरंभ ने अपने रुमाल से केसर के चेहरे को साफ करते हुए बोला। केसर धीरे से बोली, हाँ, वो अभी बोल ही रही थी कि उसने अपना सिर घूमता हुआ महसूस हुआ। केसर ने एकदम से आरंभ के कंधे पर अपना सिर रख लिया। आरंभ ने जल्दी से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया और फिर बाहर ले जाकर उसने केसर को बिस्तर पर बैठा दिया। आरंभ ने अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और केसर की तरफ देखा, जो चुपचाप उसके कंधे पर अपना सर रखकर बैठी थी। आरंभ केसर के चेहरे पर हाथ रखते हुए बोला, यू नीड चेकअप, इसीलिए हम अभी हॉस्पिटल जा रहे हैं। बोलकर आरंभ ने एकदम से केसर को अपनी बाहों में उठा लिया। केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरंभ को देखा, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाई क्योंकि उसका सर अभी भी घूम रहा था। थोड़ी देर बाद वो दोनों जोधपुर के सबसे बड़े हॉस्पिटल में थे और इस वक्त केसर हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी और डॉक्टर उसे चेक कर रही थी। आरंभ वहाँ नहीं था, वो केबिन में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आई और अपनी कुर्सी पर बैठते हुए बोली, परेशानी वाली कोई बात नहीं है हुक्म साहब, थोड़ी बहुत कमजोरी है और शायद किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस भी है उन्हें। वैसे तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे कुछ डाउट्स है, इसलिए मैंने उनका ब्लड लिया है।
2 घंटे लगेंगे रिपोर्ट आने में, तब तक आपको वेट करना पड़ेगा। आरंभ कुछ पल रुककर बोला, ओके आई अंडरस्टैंड डॉक्टर, एनीथिंग एल्स? डॉक्टर नामी सिर हिलाकर बोली, नो नथिंग एल्स। हाँ, लेकिन आपको उनका थोड़े अच्छे से ख्याल रखना चाहिए क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रेस्ड है। आरंभ ने अपना सिर हाँ में हिलाया और वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला गया जहाँ केसर थी। आरंभ ने केसर को देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के सीढ़ी को देख रही थी। आरंभ केसर के पास जाकर बोला, आप ठीक तो है ना? आरंभ की आवाज़ सुनते ही केसर की नज़र उसकी तरफ चली गई। केसर धीरे से बोली, बोलते हुए वो उठकर बैठ गई। आरंभ केसर के गाल पर हाथ रख बोला, लेकिन आपकी आंखें तो कुछ और ही कह रही है। केसर की आंखें नम हो गई। केसर आरंभ के सीने पर अपना सर रखकर बोली, आई डोंट लाइक हॉस्पिटल, मुझे यहाँ अच्छी फीलिंग नहीं आती, डर लगता है मुझे। बोलते हुए उसकी पकड़ आरंभ के कॉलर पर कस गई। केसर की बात सुनते ही आरंभ की आंखें डार्क हो गई। वो केसर के बालों को सहलाते हुए बोला, हम हैं ना आपके पास, अब आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ देर बाद दोनों हॉस्पिटल से निकल चुके थे। वह दोनों इस वक्त कार में थे, वापस राजमहल जा रहे थे। करीब 2 घंटे ड्राइव करने के बाद उसकी कार राजमहल के बाहर आकर रुकी। केसर गाड़ी से बाहर उतरने ही वाली थी कि तभी आरंभ ने उसका हाथ पकड़ लिया। केसर पलटकर उसे देखने लगी। आरंभ अपना एक हाथ केसर के गाल पर रखकर उसके गालों को सहलाते हुए बोला, अब सीधे कमरे में जाकर आराम करेगी। आपको किसी और से कुछ बात करने की या उनकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। केसर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, ओके। ये बोलकर वो कार से उतरकर चली गई। इधर आरंभ ने अपनी आंखें बंद कर ली और कुछ सोचते हुए उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कस गई। थोड़ी देर बाद आरंभ ने अपनी आंखें खोली। इस वक्त उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। आरंभ कुछ पल रुका और बोला, व्हाट आर यू डूइंग हुक्मरानी सा? आज सालों बाद किसी के लिए इतना डर लगा है हमें। बोलते हुए उसने एक बार बाहर की तरफ देखा, फिर उसकी नज़र सामने डैशबोर्ड पर रखे हुए केसर के फ़ोन की तरफ चली गई। वो अपना फ़ोन यहीं भूल गई थी। आरंभ ने केसर का फ़ोन उठाया और उसका फ़ोन लेकर सीधे राजमहल के अंदर चला गया। इधर केसर जैसे ही अंदर आई, वो अचानक सामने से आ रही मधु जी से टकरा गई। मधु जी के हाथ में रखी हुई कॉफ़ी उनके हाथ पर गिर गई। मधु जी चिल्लाते हुए बोली, अंधी हो क्या? दिखाई नहीं देता तुम्हें? मेरा पूरा हाथ जला दिया तुमने। पता नहीं कैसे कैसे लोग मुँह उठाकर राजमहल में रहने चले आते हैं। यह सुनते ही केसर की आंखें नम हो गई। केसर धीरे से बोली, सॉरी चाची सा, लेकिन हमने जानबूझकर ये नहीं किया, पता नहीं कैसे हो गया हमसे। मधु जी के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सब लोग वहाँ चले आए। आराधना जी मधु जी से बोली, देवरानी सा, जवान संभाल कर, कैसी बातें कर रही हैं आप? केसर से भूलिए मत, इस परिवार की बड़ी बहू है वो, और हुक्म रानी सा भी। मधु जी गुस्से से बोली, भाभी सा आप तो चुप ही रहिए, आप इस लड़की की तारीफ करेंगे ही। आखिर आपको सबकी नज़रों में महान जो बनना होता है, पता नहीं क्या सोचकर आपने इस अनाथ को राज परिवार की बहू बना दिया। ना तो कोई हैसियत है और ना ही कोई परिवार। मधु जी की इतनी कड़वी बात सुनकर केसर को जोर जोर से रोने का मन कर रहा था। इस बार ये उसके साथ बार बार क्यों होता है? अगर उसका कोई परिवार नहीं है तो फिर वो अनाथ है, तो उसमें उसकी क्या ही गलती है? केसर धीरे से बोली, सॉरी चाची सा, आप प्लीज़ हमारी वजह से मासा को कुछ मत बोलिए। मधु जी गुस्से से दांत पीसते हुए बोली, अब हम तुम्हें बताएंगे कि हम कैसी और किससे क्या बात करनी है। औकात क्या है तुम्हारे हमारे सामने? क्या सोचकर तुम हमें पलटकर जवाब दे रही हो? इतना बोलकर मधु जी एकदम से केसर की तरफ हाथ उठाया। केसर की आंखें बंद थी और उसका चेहरा एक तरफ झुका हुआ था, लेकिन जब उसे दर्द का एहसास नहीं हुआ तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर अपने सामने देखा, जहां आरंभ उसकी तरफ अपनी पीठ किए खड़ा हुआ था। केसर धीरे से बोली, हुक्मरानी सा। बोलते हुए उसकी आंख से एक कतरा आंसू बह गया। आरंभ एक झटके से मधु जी का हाथ छोड़कर केसर से बोला, हुक्मरानी सा, आप ऊपर अपने कमरे में जाइए। बोलते हुए आरंभ मधु जी को घूर रहा था।
आरंभ की आवाज़ में एक आदेश था जिसे केसर मना करने की गलती बिल्कुल भी नहीं कर सकती थी। केसर ने अपनी आंसू भरी आंखों से आरंभ को देखा और फिर वहां से ऊपर की ओर चली गई। केसर के वहां से जाते ही वहां जो माहौल एकदम से बदल चुका था। आरंभ अपनी खतरनाक नज़रों से मधु जी को घूर रहा था। वहीं आरंभ की खतरनाक नज़रों से नीचे मधु जी की हालत खराब हो चुकी थी। उन्हें यहाँ इस वक्त आरंभ के आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आरंभ अपने दोनों हाथ बांधते हुए मधु जी से बोला, आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारी बीवी पर हाथ उठाने की? मधु जी हकलाते हुए आरंभ वो अभी बोल ही रही थी कि आरंभ उनकी बात बीच में काटकर बोला, हुक्म सा आपके लिए सिर्फ हुक्म सा है। ये सुनते ही मधु जी ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। उन्हें अच्छे से अपनी हद पता थी। वो इससे ज़्यादा आरंभ के सामने कुछ नहीं कह सकती थी। आरंभ अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाते हुए तेज आवाज़ में बोला, बहुत शौक है ना इस घर में रहने वाले को हमारी बीवी को उसकी औकात बताने का। बोलते हुए आरंभ मधु जी और उनके पीछे खड़ी माया जी को घूर रहा था। आरंभ की बात सुनते ही सबको वो दिन याद आया जब माया जी और मधु जी ने केसर के वजूद पर सवाल उठाया था। अनामिका जी धीरे से बोली, आरंभ हम जानते हैं इन्हें केसर के साथ गलत व्यवहार किया। आरंभ उनकी बात काट कर बोला, गलत नहीं गुनाह, और इन सब के लिए इन्हें सज़ा हम देंगे। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई। माया जी जल्दी से आगे आते हुए बोली, हुक्म साहब प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, हम आपसे वादा करते हैं हम आपसे हुक्म रानी सा के आसपास भी नहीं जाएंगे। लेकिन क्या उसकी बातों का आरंभ पर कोई असर होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ तेज आवाज़ में बोला, श्याम काका। उसके इतना कहते ही एक 50 साल का आदमी जल्दी वहाँ से आया। आरंभ उन दोनों को घूरते हुए बोला, आज इन दोनों के सामान आउट हाउस में शिफ्ट हो जाना चाहिए। अब से ये दोनों वहीं रहेगी और तब तक रहेगी जब तक हम इन्हें वापस राजमहल के अंदर आने की परमिशन ना दें। ये सुनते ही सबकी आंखें बड़ी हो गई, क्योंकि आउट हाउस सर्वेंट के लिए होता था। आरंभ दोबारा अपनी कड़क आवाज़ में बोला, एक बात कान खोलकर आप लोग सुन लीजिए, हमारी उसके नाम के आगे आरंभ प्रताप सिंह का नाम लगता है। कोई राह चलती फिरती लड़की नहीं है, वो हमारी बीवी है और राजस्थान की हुक्मरानी सा उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। ये बोलकर आरंभ वहाँ से चला गया। वही आरंभ की बात सुनकर सब माया और मधु जी को तो सदमा ही लग गया। इधर आरंभ अपने कमरे में आया, लेकिन अंदर आते ही उसके कदम एकदम से रुक गए। आरंभ की नज़र केसर पर चली गई, जो चुपचाप सर झुकाकर सोफे पर बैठी। शायद वो डरी हुई थी। केसर को इस हालत में देखते ही आरंभ ने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। आरंभ का मन उन दोनों को जान से मारने का कर रहा था। आरंभ ने खुद के गुस्से को शांत किया और फिर केसर की तरफ बढ़ गया। आरंभ केसर का चेहरा ऊपर कर हुए बोला, हमारी तरफ देखिए रानी साहब। इस वक्त केसर की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। ऑलमोस्ट उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था। केसर की आंखें आंसू से भीगी हुई थी। एक बार फिर आरंभ का गुस्सा उसकी आंखों में उतर आया था, लेकिन वो केसर के सामने गुस्सा नहीं करना चाहता था। पहले से ही उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, ऊपर से उसके खुद के परिवार वालों ने उसकी तबीयत खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आरंभ खुद को संभाल कर केसर की आंखों में देखकर बोला, व्हाट हैपेंड? क्यों रो रही हो आप? बताओ हमें। ये सुनते ही केसर की आंखें जो आंसुओं से भरी हुई थी, वो आरंभ की तरफ नजरें उठाकर देखी। वो धीरे से बोली, सॉरी, लेकिन हमने जानबूझकर ये सब नहीं किया, बस गलती से हो गया। पता नहीं कैसे वो हमारे सामने आ गई। इतना बोलते बोलते ही वो रुक गई और उसकी आंखों में फिर से आंसू बहने लगे। धीरे धीरे कर वो कांपने लगी थी। इसके आगे वो कुछ बोलती उससे पहले ही आरंभ ने एकदम से उसके होठों पर अपनी उंगली रखकर उसे चुप करवा दिया। आरंभ धीरे से बोला, क्या हमने आपसे कोई सफाई मांगी है? आरंभ का सवाल सुनकर केसर ने जल्दी से अपना सिर ना में हिला दिया।
आरंभ केसर के होठों से अपनी उंगली हटाकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर बोला, एक्जैक्टली, जब हम आपसे कोई सवाल नहीं कर रहे, आपसे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मांग रहे, तो इसका मतलब साफ है कि आई ट्रस्ट यू। यह सुनते ही केसर के दिल की धड़कन बुरी तरह से शोर करने लगी। केसर की आंखें, जो बेचैनी में अब तक नजर आ रही थी, वो एकदम से शांत हो चुकी थी। केसर अपनी आंखें बड़ी करके बोली, डू यू रियली ट्रस्ट मी? आरम अपना सर केसर के सर से जोड़कर बोला, ऑफ कोर्स आई ट्रस्ट यू मोर देन एनीथिंग। और हम ये ऐसा नहीं कह रहे, दूसरों को देखकर जिसकी खुद की आंखें नम हो जाए, वो क्या ही किसी को दुख देगी। ये सुनते ही केसर के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। आज तक कभी उसके परिवार वालों ने उस पर भरोसा नहीं किया था, लेकिन आज आरव ने यह बात इतनी आसानी से कह दी थी। किशन ने बिना कुछ बोले उसके कंधे पर अपना सर रख लिया। उसने आरव की शर्ट को अपनी मुट्ठी में भर लिया, मानो उससे आरव को छोड़ दिया तो वो कहीं गायब हो जाएगा। आरव बिना कुछ बोले उसके बालों में अपनी उंगलियां चला रहा था। कुछ देर वैसे ही रहने के बाद आरंभ को कुछ याद आया। आराम जल्दी से केसर से अलग हुआ और अपनी आंखों में उसकी आंखों में देखकर बोला, खाना कब खाया था आपने? ये सुनते ही केसर हड़बड़ा गई और अपने हाथों को एक दूसरे में उलझाकर चुपचाप अपनी नज़रें झुका ली। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर के गाल पर अपनी 2 उंगली रखी और उसका चेहरा अपनी तरफ किया। वो केसर को घूरते हुए बोला, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपने खाना कब खाया? केसर अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके धीरे से बोली, नहीं खाया था, भूख नहीं लगी थी। बोलकर उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि आरम उसे घूर रहा था। आरम गहरी सांस लेकर बोला, हुक्मरानी साहब, आपको पता है ना, आपका शरीर अभी कमज़ोर है। डॉक्टर ने भी यही कहा था ना आपसे, फिर ऐसी लापरवाही क्यों? केसर एकदम से अपनी आंखें खोलकर बोली, हम सच कह रहे हैं, हमारा मन बिल्कुल भी खाने का नहीं कर रहा है। बोलकर उसने दोबारा आरंभ को हक कर लिया। आरंभ ने बिना कुछ बोले केसर को अपने सीने से लगा लिया। उसने अपना फ़ोन निकाल कर किसी को मैसेज किया। करीब 10 मिनट बाद ही किसी ने दरवाज़ा नॉक किया। आरंभ तेज़ आवाज़ में बोला, कम इन। उसके इतना कहते ही एक सर्वेंट खाने की प्लेट लेकर अंदर आ गया। उसने उस खाने की प्लेट को कॉफ़ी टेबल पर रखा और वो वहाँ से चला गया। केसर उस खाने को देखकर बोली, हमें सच में भूख नहीं है। ये बोलकर वो आरम से अलग हो गई। आरम केसर के गाल पर हाथ रखकर बोला, नहीं है तब भी खाना पड़ेगा, और अब हम आपकी एक भी नहीं सुनने वाले। बोलकर आरंभ ने खाने की प्लेट को अपने हाथ में लिया। केसर मासूम चेहरा बनाकर आरंभ को देख रही थी। आरंभ केसर की नाक पर किस करके बोला, आई नो आप इनोसेंट हो, लेकिन आपकी ये इनोसेंस यहाँ काम नहीं आने वाली। बोलते हुए आरंभ एक निवाला केसर के मुंह की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने पहले उसके हाथ को देखा और फिर उसे देखने लगी। आरंभ ने केसर को खाने का इशारा किया। केसर ने एक नज़र उसे देखा और चुपचाप उसके हाथ तो उसे खाना खा लिया। धीरे धीरे करके आरंभ ने उसे पूरा खाना खिला दिया। आरंभ ने केसर का मुंह टिश्यू पेपर से साफ किया और धीरे से बोला, अपना सामान पैक कर लीजिए, क्योंकि आज रात हम मुंबई जा रहे हैं। ये बोलकर आरंभ वहाँ से उठकर बाथरूम में चला गया। केसर खुद से बोली, हम भी हुक्म साथ के साथ मुंबई जाएंगे। ये बोलते हुए कंफ्यूज हो गई, क्योंकि पिछली बार आरंभ उसे अपने साथ लेकर नहीं गया था। थोड़ी देर बाद केसर ने अपनी पैकिंग खत्म की और फिर अपने कपड़े को लेकर बाथरूम में चली गई। केसर शावर लेकर बाहर आई। उसने डार्क ग्रीन कलर की बांधनी प्रिंट वाली साड़ी पहनी हुई थी। उसकी साड़ी अभी भी लूजी टक थी, जिस वजह से उसकी पतली कमर साफ साफ दिखाई दे रही थी। उसके गीले लंबे बालों का पानी उसके ब्लाउज के अंदर समा रहा था और वह अपने गीले लंबे बालों को पोंछते हुए कुछ सोच रही थी। तभी उसकी नज़र बालकनी की तरफ गई, जहां आरंभ सोफे से सिर टिका कर बैठा हुआ था।
केसर कुछ सोचकर बालकनी की तरफ बढ़ गई। उसने आरंभ को देखा जिसकी आंखें बंद थी। वह थोड़ा थका हुआ भी लग रहा था। केसर आरंभ के कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, आप यहाँ क्या कर रहे हैं हुक्म शाह? बाहर ठंड है, आपको ठंड लग जाएगी। आरंभ ने अपनी आंखें खोलकर अपनी हल्की लाल आंखों से केसर को देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे एक झटके से अपनी गोद में खींच लिया। आरंभ के इस अचानक से हरकत से केसर हैरान रह गई। वहीं आरंभ ने एक नज़र उसे ऊपर से नीचे तक देखा। आरंभ केसर की झुकी पलकों को देखते हुए खुद से बोला, हर इनोसेंस ब्यूटी। बोलते हुए आरंभ ने एक गहरी सांस ली। ये उसकी बीवी उसे सेड्यूस करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। उसे यह आइडिया भी नहीं है कि वह अभी कितनी खूबसूरत लग रही है। केसर को इस तरह मेसी स्टेट में देखकर आरंभ की तो हालत खराब हो रही थी। नहाने की वजह से उसकी गोरी त्वचा पर लाल रंगत छाई हुई थी। उसके चेहरे पर कुछ जगह पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। आरंभ ने अपनी उंगलियों से केसर के बालों की लटों को कान के पीछे किया और अपनी उंगलियों को केसर के गर्दन को सहलाते हुए नीचे की ओर ले जाने लगा। केसर की सांस धीरे धीरे भारी होने लगी थी। उसकी डीप ब्लाउज की वजह से हर सांसों की मूवमेंट आरंभ को फील हो रही थी। केसर एकदम से आरंभ का हाथ पकड़कर अपनी धीमी आवाज़ में बोली, मत कीजिए ना हुक्म शाह, हमें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। बोलकर वो आरंभ को अपनी मासूम निगाहों से देखने लगी। वह दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। आरंभ ने अपना सर हल्का सा झुकाया और उसके केसर के सर से अपना सर जोड़ लिया और धीरे से बोला, क्या हमारा आपको छूना आपको पसंद नहीं आ रहा है हुक्मरानी शाह? ये सुनते ही केसर की आंखें एकदम से बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, नहीं, हमारा वो मतलब बिल्कुल नहीं था। हमें तो आपका छूना बहुत अच्छा लगता है, मतलब हमें बहुत अलग सा फील होता है। अब समझ जाइए ना प्लीज़। बोलते हुए उसका चेहरा रोने जैसा हो गया। ओ गॉड, हर इनोसेंस, वन डे दिस विल बी द कॉजेस ऑफ माई डेथ। आरंभ केसर के चेहरे को अपने दोनों हाथों में भरकर ब्रश, रिलैक्स, इतना पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनते ही केसर एकदम से शांत हो गई और चुपचाप आरंभ की आंखों में देखने लगी। आरंभ केसर की आंखों में देखते हुए बोला, आई नो यू लाइक माई टच, आई मीन योर बॉडी रिएक्ट व्हेन आई कम इन योर कॉन्टैक्ट विथ यू, यू नो व्हाट आई मीन हुक्मरानी शाह। ऐसा बोलते हुए उसने केसर की तरफ देखकर एक आई विंक किया। इस वक्त उसकी आंखों में एक शरारत थी। वही आरंभ की बेशर्मों वाली बात सुनकर केसर के गाल लाल हो गए थे। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आप हमें फिर से परेशान कर रहे हैं ना, प्लीज़ मत कीजिए ना। बोलते हुए उसने अपनी पलकें झुका ली। इस हरकत कर आरंभ के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। आरंभ ने बिना कुछ बोले उसे अपनी गोद में उठाया और कमरे के अंदर लेकर चला आया। बस हम 5 मिनट में आते हैं, ये बोलकर उसने संभाल कर केसर को सोफे पर बैठा दिया और फिर स्टडी रूम में की तरफ चला गया। कुछ देर बाद आरंभ वापस आया और केसर से बोला, चले। ये सुनते ही केसर अपने ख्यालों से बाहर निकली और आरंभ की तरफ देखते हुए अपना सर हिला दिया। आरंभ ने अपना हाथ केसर की तरफ बढ़ा दिया। केसर ने आरंभ के हाथ की तरफ देखा और फिर आरंभ की आंखों में जहाँ उसके लिए एक सॉफ्टनेस थी, वही सॉफ्टनेस जो सिर्फ उसके लिए ही थी। केसर के चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ चुकी थी और साथ ही साथ उसके गाल भी लाल हो गए थे। उसने आगे बढ़कर आरंभ का हाथ थाम लिया। आरंभ ने अपनी पकड़ केसर के हाथ पर मजबूत कर दी और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद दोनों ही एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। करीब 2 घंटे बाद उनकी कार एयरपोर्ट के बाहर आकर रुकी। आरंभ केसर को अपने साथ लेकर एयरपोर्ट के अंदर चला गया। वहाँ दोनों एक प्राइवेट एरिया में गए। वह एरिया सिर्फ सिंह परिवार के लिए था। अंदर आते ही आरंभ मल्हार की तरफ बढ़ गया, जो इस वक्त पायलट से कुछ बातें कर रहा था। वहीं केसर ने जैसे ही अपने सामने इतना लेवियस प्राइवेट जेट देखा, उसकी आंखें चमकने लगी। उसने पहली बार अपनी ज़िंदगी में ये देखा था।
उसने एक नज़र आरंभ को देखा जो मल्हार के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था। केसर मुस्कुराते हुए आरंभ की तरफ देखने लगे। वहीं आरंभ मल्हार से कुछ बोल रहा था। अचानक ही उसे अपने ऊपर किसी की तपिश महसूस हुई। उसने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई और उसकी नज़र सीधे केसर की नज़रों से जा मिली। केसर और आरंभ वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। मल्हार ने यह चीज़ नोटिस कर ली। वो धीरे से मुस्कुराते हुए बोला, आंखों में इश्क और जुबान पर इकरार, ये तो गलत बात है हुक्मशाह। ये सुनते ही आरंभ ने केसर से अपनी नज़रें हटाई और फिर मल्हार को देखते हुए बोला, इश्क? मल्हार गहरी सांस लेकर बोला, आपकी आंखों में दिखता है। वो बात अलग है, आप मानोगे नहीं, लेकिन हुक्मशाह काफ़ी मिन्नतों के बाद भी हर किसी को मोहब्बत नसीब नहीं होती, और यहाँ तो खुद मोहब्बत आपके पास चलकर आई है। वक्त निकलने से पहले उसे संभाल लीजिए। ये बोलकर मल्हार हल्का सा मुस्कुरा दिया, लेकिन उसकी आंखें कुछ और ही बयां कर रही थी। आरंभ गहरी सांस लेकर बोला, और हमें लगता है आपको एक लंबी छुट्टी की ज़रूरत है। अगर हम आपको कंबोडिया भेज दें तो कैसा रहेगा? आपकी छुट्टियां भी हो जाएगी और वहाँ की बंद फैक्ट्री का काम फिर से चालू हो जाएगा। यह सुनते ही मल्हार का चेहरा रोने जैसा हो गया। वो कुछ बोलना चाहता था, उससे पहले ही आरंभ वहाँ से केसर की ओर बढ़ गया। आरंभ केसर के पास जाकर बोला, लेट्स गो। बोलकर वो केसर का हाथ पकड़ते हुए उसे आगे की ओर बढ़ गया। वहीं केसर बिना कुछ बोले चारों तरफ देखते हुए आरंभ के साथ जा रही थी। कुछ ही पलों में दोनों प्राइवेट जेट के अंदर बैठे थे। आरंभ अपने लैपटॉप में बिजी था तो वहीं केसर अपनी क्यूरियस नज़रों से इधर उधर देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी। आरंभ केसर का फेस अपनी तरफ करके उससे बोला, 3 घंटे की फ़्लाइट है, ओके? अगर आपको सोना है तो आप अंदर जाकर सो सकती हैं। केसर धीरे से बोली, नहीं, हम यहीं आपके पास ठीक हैं। उसने आरंभ के कंधे पर अपना सिर टका लिया और फिर वो विंडो से बाहर देखने लगी। वहीं केसर के इस हरकत पर आरंभ के चेहरे पर खूबसूरत स्माइल आ गई। वहीं दूसरी तरफ मुंबई में अवनी चिल्लाते हुए बोली, बड़े पापा प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं किसी और से शादी नहीं करना चाहती। मैं प्यार करती हूँ मिस्टर सिंह से। आई लव मिस्टर सिंह। अवनी का कन्फेशन सुनते ही मिस्टर सिसोदिया की आंखें गहरी हो गई। वो अवनी को देखते हुए बोले, आपको पता भी है अवनी आप क्या बोल रही हैं? अवनी जल्दी से बोली, बड़े पापा मुझे पता है कि मैं क्या बोल रही हूँ। प्यार करती हूँ मैं उनसे। इस बिजनेस इंडस्ट्री में मैं सिर्फ उनके लिए ही आई थी। कॉलेज टाइम से ही वो मुझे बहुत पसंद थे। मिस्टर सिसोदिया कुछ पल रुककर बोले, और मिस्टर सिंह, क्या वो भी आपसे प्यार करते हैं? क्योंकि जहाँ तक हमने उन्हें देखा है वो आपको एक नज़र भी नहीं देखते। अवनी धीरे से बोली, प्यार नहीं है तो वो हो जाएगा ना बड़े पापा, लेकिन उससे पहले आपको उनसे बात करनी पड़ेगी ना। प्लीज़ आप मेरे लिए उनसे एक बार बातें कीजिए ना। मिस्टर सिसोदिया अवनी के सर पर हाथ रखकर बोले, अवनी, प्यार ज़बरदस्ती नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उनसे आपके लिए बात करेंगे। अगर वो मान गए तो ठीक है, नहीं तो आप जिद नहीं करोगी। अवनी खुश होकर उनके सीने से लगकर बोली, थैंक यू सो मच बड़े पापा। और आई नो मिस्टर सिंह, इस चीज़ के लिए कभी मना नहीं करेंगे। हमारा स्टेटस सेम है, हमारा बिजनेस सेम है, हम एक जैसे ही तो हैं। यहाँ पर तो ना की कोई गुंजाइश ही नहीं है। मिस्टर सिसोदिया अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले, आप इस खानदान की इकलौती बेटी हैं और हम आपको कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर सकते, जानती हैं ना आप। अवनी मुस्कुराते हुए बोली, आई नो बड़े पापा, आप मुझसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, इवन मेरे खुद के पेरेंट्स से भी ज़्यादा, एंड आई लव यू। यह सुनकर मिस्टर सिसोदिया बस मुस्कुरा दिए। अवनी अपने फ़ोन पर कुछ चेक करते हुए बोली, बड़े पापा, मिस्टर सिंह आज रात की फ़्लाइट से मुंबई आ रहे हैं। क्यों न कल दिवाली पार्टी में हम उन्हें भी इनवाइट करें। वो हमारे परिवार से मिल लेंगे और आपको अच्छा मौका मिल जाएगा उनसे बात करने का। मिस्टर सिसोदिया कुछ पल रुककर बोले, ठीक है, कल सुबह हम उनसे इस बारे में बात करेंगे। अब आप जाकर सो जाइए, रात काफ़ी हो गई है।
ये बोलकर वो वहाँ से अपने कमरे की तरफ चले गए। वहीं अवनी मुस्कुराते हुए खुद से बोली, बहुत इंतज़ार किया है मैंने मिस्टर सिंह आपका। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में मैंने आपको देखा था। उस वक्त आप आज हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट आए थे। पहली नज़र में आपको देखते ही मैं अपना दिल दे बैठी। पहले ही बहुत कुछ देर कर दी है, अब और नहीं, बोलकर वो हल्का सा मुस्कुराई और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। अगली सुबह केसर की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। उसने अपने हाथों को स्ट्रेच किया और अपने बिस्तर के सामने बनी हुई बड़ी खिड़की के पास चली गई। उसकी आंखें शौक से बड़ी हो गई। वाह, इट्स ब्यूटीफुल, केसर ने विंडो की तरफ देखते हुए कहा। फ्लोर टू सीलिंग विंडो के बाहर बीच का काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा था। वो बिस्तर से निकल खिड़की की तरफ जा ही रही थी कि तभी उसे अपनी कमर पर भारी सा कुछ महसूस हुआ। केसर की नज़र अपने बगल में सो रहे आरंभ पर गई, जिसका चेहरा उसकी गर्दन के बिल्कुल पास था। उसे अपनी गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हो रही थी। आरंभ ने उसे पूरी तरह से अपनी बाहों में जकड़ रखा था। केसर ने अपनी तिरछी नज़रों से आरंभ के चेहरे की तरफ देखा। आरंभ के हेयर्स उसके फोरहेड पर चिपके हुए थे, जो कि उसके मेसी और हॉट बना रहे थे। यह देखकर केसर के चेहरे पर एक खुशी की लहर दौड़ गई। उसने अपने गालों को टच किया, जो गर्म हो चुके थे। उसने खुद को कंट्रोल किया और धीरे धीरे आरंभ के हाथों को खुद से अलग करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आरंभ के वेल मेंटेन्ड मसल बॉडी के सामने वो क्या ही थी। वो आरंभ का हाथ अपनी कमर से हटाते हटाते थक चुकी थी। वह गहरी सांस लेते हुए धीरे से बोली, आह, कितने भारी हैं आप हुक्मसा। एक और कोशिश करते करते वो थक चुकी थी, लेकिन आरंभ के हाथ को वो जरा सी भी हिल नहीं पाई थी। अभी वो एक कोशिश और करते ही थी कि उससे पहले आरंभ की स्लीपी वॉइस अपने कानों में सुनाई दी। यू कांट हुक्मरानी सा, कोशिश करना बेकार है, आप हमसे दूर नहीं जा सकती। केसर जल्दी से बोली, लेकिन हम आपसे दूर कहाँ जा रहे हैं, बोलकर वो अपनी मासूमियत भरी नज़रों से आरंभ की ओर देखने लगी। तभी आरंभ ने एकदम से केसर को अपने नीचे किया और खुद उसके ऊपर आ गया। केसर हैरानी से अपनी बड़ी आंखें करके आरंभ को देखने लगी। वो धीरे से बोली, हुक्मरान शाह, आप ये क्या कर रहे हैं। केसर आरंभ की बड़ी नीली आंखों में देखते हुए उसके कान के पास झुककर फुसफुसाते हुए बोला, यू लुक हॉट अंदर मी हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर के गाल एकदम से लाल हो गए। उसने खुद को देखा, वह इस वक्त आरंभ के शर्ट में थी। वो धीरे से बोली, हमारे कपड़े, बोलते हुए आरंभ को अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखों में सवाल लिए देख रही थी। आरंभ केसर के नाक पर किस करके बोला, हमारे होते हुए किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको आंखें उठाकर भी देखे। एंड डोंट वरी, हमने ही आपके कपड़े चेंज किए हैं। ये सुनते ही केसर की पलकें अपने आप झुक गए। वो इतना बेवकूफ़ भरा सवाल कैसे आरंभ से पूछ सकती थी। ऑफकोर्स उसके होते हुए कौन ही उसे छूने की हिम्मत करेगा। वो अभी ये सब सोच ही रही थी कि उसे अपने गले में एक तेज़ दर्द महसूस हुआ। आह, बोलते हुए केसर ने अपने गाल पर हाथ रख लिया और आरंभ को घूरने लगी। वहीं आरंभ के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई। केसर रोनी सूरत बनाकर बोली, आई डोंट लाइक बाइटिंग। बोलते हुए इस वक्त केसर की आवाज़ इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही थी कि आरंभ उसे ज़्यादा रेसिस्ट नहीं कर पाया। वो केसर के चेहरे पर झुका और उसके फोरहेड पर किस कर उससे बोला, ऑलराइट, नो मोर लव बाइट, आई विल स्टिक टू किसेस दैट लीव यू स्माइलिंग इंस्टेड डील। ये सुनते ही केसर अपनी बड़ी आंखें करके आरंभ को देखने लगी। क्या मतलब कि वो उसे लव बाइट की जगह किस करेगा। ये कैसी डील हुई जहाँ दोनों तरफ से सिर्फ उसका ही फ़ायदा था। केसर मुंह फुलाते हुए बोली, ये कैसी डील हुई हुक्मशाह, यहाँ तो सिर्फ आपका ही फ़ायदा है और हमारा। इतना बोलते ही वो एकदम से रुक गई। उसे लगा शायद वो कुछ गलत बोल रही है। उसने अपने माइंड में अपने वर्ड्स को रिमाइंड किया और उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। अब
अपने शब्दों को याद करते ही केसर का चेहरा रोने जैसा हो गया। उसने जल्दी से अपना चेहरा अपने दोनों हाथों से ढक लिया और ब्रश करने लगी। लेकिन क्या इसका अब कोई फ़ायदा होने वाला था? बिल्कुल भी नहीं। आरंभ केसर के ऊपर से हटा और उसके बगल में अपनी कोहनी पर पूरे बॉडी का वेट डालकर आराम से लेट गया और अपने चेहरे को अपनी हथेली पर टिकाकर केसर को देखने लगा। उसकी यह छोटी छोटी हरकतें, उसके बात करने का अंदाज, उसका ब्लश करना और हर कुछ न कुछ करके वो उसके दिल में हलचल कर ही जाती थी। ये उसकी खासियत थी। आरंभ ने केसर के फेस से उसके हाथों को हटाया और उसके मासूमियत भरे चेहरे को देखने लगा। आरंभ ने केसर का फेस अपनी तरफ किया और धीरे से बोला, ओपन योर आइज हुक्मरानी सा। ये सुनते ही केसर ने धीरे से अपनी आंखें खोली और आरंभ को देखने लगी। इस वक्त आरंभ की आंखें बेहद अलग थी। केसर आरंभ की गर्म सांसों को अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी और इस वजह से उसने कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। आरंभ केसर के गालों को सहलाते हुए बोला, वाई आर यू सो मच इनोसेंस। केसर अपनी पलकें बार बार झपकाते हुए धीरे से बोली, आपके इस सवाल का जवाब हमारे पास नहीं, क्योंकि इनोसेंट तो आप हमें बोलते हैं। ये तो आपको ही पता होना चाहिए ना। आरंभ ने अपनी नोज केसर की नोज से रब करते हुए बोला, आह ऑफ कोर्स यू आर राइट। बोलकर वो उठा और अपने केसर को भी अपनी बाहों में उठा लिया। केसर आरंभ के गले में बाहें लपेट लेती है। वो केसर को लेकर सीधे फ्लोर टू सीलिंग विंडो के पास गया, जहाँ से लगभग पूरा समुद्र दिख रहा था। आरंभ ने केसर को नीचे उतार दिया। केसर ग्लास विंडो पर हाथ रखकर सामने देखती हुई अपनी एक्साइटेड टोन में बोली, आह ये कितना खूबसूरत है ना। आरंभ केसर के चेहरे की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, ये आपसे तो कम नहीं। केसर अपना सिर टेढ़ा करके आरंभ को देखते हुए बोली, आपने कुछ कहा हुक्म सा। आरंभ केसर का चेहरा वापस सामने की तरफ घुमाकर उससे बोला, कुछ नहीं। बोलकर उसने केसर के सिर पर अपना चिन रख लिया, उसे पीछे से पूरी तरह से अपने बाहों में भर लिया। तो दोस्तों, ये कहानी अब मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इसका नेक्स्ट पार्ट में जल्द ही लेकर आऊँगी। थैंक यू फॉर